कम्युनिकेशन टुडे की एक नई श्रृंखला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गुरु मंत्र। इस श्रृंखला के तहत हम मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ साथ शिक्षा एवं अन्य विषयों से जुड़े अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों से आपका सीधा साक्षात्कार कराएंगे। उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अपने जीवन में कुछ आगे करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके, इस दृष्टि से। तो इस श्रृंखला में आज सबसे पहले आइए आपकी मुलाकात कराते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में व्यावसायिक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर के रूप में लंबे समय तक कार्य कर चुके प्रोफेसर अनिल मेहता से। प्रोफेसर अनिल मेहता लगभग 4 दशक से अधिक समय तक अध्यापन से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप राजस्थान की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ के साथ संबद्ध है। यूं तो प्रोफेसर मेहता ने अपने विषय से जुड़ी हुई अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अनेक पुरस्कार उनको अकादमिक क्षेत्र में मिल चुके हैं। विश्वविद्यालय में रहते हुए अनेक प्रशासनिक पदों पर उन्होंने काम किया। लेकिन हम जिस पक्ष पर आज उनसे बात करेंगे वो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। देश में एक प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में आप जाने जाते रहे हैं और ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिस पे आप सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के अनेक संस्थाओं में पिछले कई वर्षों से प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं उनकी कुछ पारिवारिक शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ट्रेनिंग की उपादेयता के लिए किस प्रकार ये ट्रेनिंग हमारे जीवन में एक बदलाव का आधार बन सकती है। प्रोफेसर मेहता, नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर अनिल जी, कम्युनिकेशन टुडे की सीरीज में आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे जो मित्र हैं जो आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पहले आप ये बताएं कि आपके जीवन की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, किन परिस्थितियों में आपने अपनी पढ़ाई शुरू की और निरंतर आगे बढ़ने के लिए आप प्रयत्नशील रहे। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा इस श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि श्रृंखला के माध्यम से हमारे युवा शिक्षकों को प्रेरणा भी प्राप्त होगी और शिक्षण के क्षेत्र में कुछ अच्छे मंत्र भी प्राप्त हो पाएंगे। आपने मुझसे पूछा मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जयपुर के एक बहुत ही अच्छा स्कूल था उस समय, हिंदी माध्यम से, श्री महावीर दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिंदी मीडियम का स्कूल था, जिसे मैंने बताया आपको। वहां मेरी शिक्षा हुई 11th तक। मेरे पिताजी यहाँ राजकीय सेवा में उस समय कार्यरत थे। जनसंपर्क विभाग में वो एडिशनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह साहब मेहता उदयपुर में विरासते थे। वो भारतीय संविधान निर्माणी सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। यह पृष्ठभूमि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो परिवार था वो एक मूलतः एक सर्विस वाला ही कैरियर था। हमारे यहाँ व्यवसाय किसी का नहीं था। तो बचपन से ये भावना मन में थी कि मुझे भी नौकरी ही करनी है और किसी अच्छी नौकरी में जाना है। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ आपसे 60 और 70 के दशक में, कॉलेज शिक्षण का जो कार्य था वो बड़ा प्रतिष्ठित कार्य माना जाता था और कॉलेज अध्यापकों का जो सम्मान था छात्रों में वो काफी हुआ करता था, क्योंकि हमारे कुछ पारिवारिक मित्र कॉलेज शिक्षण में थे, हमारे फादर के फ्रेंड। तो मुझे लगा कि एक अच्छा कैरियर है, क्योंकि प्रतिष्ठा भी है और बहुत कुछ लगातार सीखने को भी मिलता है। तो प्रारंभ से ही मेरे मन में ये भावना थी कि मैं पढ़ लिख के शायद प्राध्यापन का कार्य करूंगा, और इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया, मास्टर्स प्रोग्राम किया, उसके बाद एमफिल किया और पीएचडी किया। और ये ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि मुझे विश्वविद्यालय सेवा में आने का मौका मिला।
लेकिन अनिल जी, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस समय हर माता पिता की इच्छा होती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने या प्रशासनिक सेवाओं में जाए। आपका करियर, क्योंकि आप बहुत प्रतिभाशाली रहे, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, निश्चित रूप से पढ़ने की प्रेरणा आपको उसमें मिलती रही। तो लेकिन जब 9वीं क्लास में आप आए होंगे, जब विषय का चयन करना पड़ा, उस समय आपने अध्यापन को टारगेट करते हुए, लक्ष्य बनाते हुए क्यों इस तरह का चयन किया? क्यों नहीं आप सीए की तरफ उन्मुख हुए? क्यों नहीं आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जिनमें उस दौर में माना जाता था कि अच्छे अंक आ जाते हैं, तो क्या आपके पीछे उस तरह की भावना, क्योंकि आपके पिताजी जनसंपर्क सेवाओं में रहे, तो निश्चित रूप से अध्यापन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब आपके दादाजी ने स्वाधीनता संग्राम की एक पूरी इतने लंबे समय तक दृष्टा रहे, राजनीति से उनका जुड़ाव रहा, राजनीतिक नेताओं से उठना बैठना रहा, तो क्या राजनीति के बारे में आपने नहीं सोचा कि उधर जाएं? तो ये कुछ विकल्प थे, कैसे आप अध्यापन की ओर प्रेरित हुए? जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो कुछ करियर काउंसलर्स भी उस समय स्कूल आया करते थे, और अ, मुझसे जब बातचीत की उन्होंने ही मुझे इस बात का सुझाव दिया कि भाई तुम पढ़ने में बड़े अच्छे हो, और तुम अगर आगे शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाओगे तो शायद तुम बहुत अच्छा एक्सेल कर पाओगे। पता नहीं ये भावना मेरे मन में, ये धारणा मन में बैठ गई कि मुझे शिक्षण के क्षेत्र में ही जाना है। और मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे माता-पिता ने भी मुझे कभी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि मैं कुछ और करूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। उन्होंने मुझे यही हमेशा कहा कि बेटा तुमको जो अच्छा लगता है, तुमको जो भी स्ट्रीम लेनी हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तुम उसके लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तुम जो भी करो, बहुत अच्छा करना, और अपने करियर में आप एक अच्छी अपनी पहचान बनाना। तो किसी प्रकार का दबाव नहीं था, ये मन में एक इच्छा पता नहीं बचपन में ही मेरे तो मन में अनिल थी जी, कि मैं शिक्षण में जाऊँ। आपने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए किस तरह की तैयारियां की? पढ़ाई को लेकर के, या विद्यालय में और जो उस तरह की बहुआयामी प्रतियोगिताएं होती हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद की, एक अपने आप को शिक्षक के रूप में तैयार करने के लिए किस तरह का आपको दिशा बोध मिला, या किस तरह की आपने तैयारी उस दौर में की, ताकि हमारे युवा साथी जो आज आपको सुन रहे हैं, कहीं वो भी इस संदर्भ में सोच सकें या अपने मित्रों को प्रेरित कर सकें? क्योंकि मन में विचार यही था कि मैं जाऊँगा शिक्षण के क्षेत्र में और मुझे इसके लिए काफ़ी परिश्रम करना होगा होगा। तो इसलिए पहली बात तो ये थी कि स्कूल में और कॉलेज में और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी मैं बहुत ही नियमित रूप से कक्षाएँ अटेंड किया करता था। दूसरा, मुझे प्रारंभ से ही अ, मेरी माताश्री का मुझे बहुत सहयोग मिला। स्कूल में मुझे वो पढ़ाया करती थीं, और इसके बाद कॉलेज में भी इस बात का ध्यान रखती थीं कि मैं नियमित रूप से अध्ययन करूँ। और साथ ही साथ जैसा आपने मुझे कहा कि आप स्कूल और कॉलेज में आपका क्या गतिविधियाँ थी, तो मेरा रुझान साहित्यिक गतिविधियों में ज़्यादा था, और इसीलिए जितने भी डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे उस ज़माने में स्कूल में और कॉलेज में, मैं उनमें भाग लिया करता था। कभी-कभी कुछ निबंध प्रतियोगिताएँ भी हुआ करती थी, मैं उसमें भी हिस्सा लिया करता था। तो जो अभिरुचि रही वो पूर्णतया साहित्यिक ही रही, और उससे मुझे बड़ी मदद मिली, ख़ास तौर से लैंग्वेज पर जो कमांड हो पाया, इसका श्रेय इसी बात से है कि मैं काफ़ी पढ़ता था और इस प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों में बहुत भाग लेता था। मुझे लगता है आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निरंतर अध्यवयास, निरंतर अध्ययन, चिंतन, मनन वो अपने अध्ययन के दौरान करेंगे तो निश्चय ही अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अनिल जी, आप शिक्षा के साथ जुड़े, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और अपने विषय में तो खैर आपने खूब नाम कमाया और देश दुनिया में आपको जाने का मौका मिला। लेकिन आपने अपने एक करियर में एक नया जो क्षेत्र चुना, वो एक ट्रेनर के रूप में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, आपके उस व्यक्तित्व के उस पहलू को आपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं वो तैयार किए हैं। तो कब आपको इस तरह की प्रेरणा मिली और क्या आपने महसूस किया कि शिक्षकों के लिए या जो कॉर्पोरेट की दुनिया में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको इन विषयों पे ट्रेनिंग दें? तो आपका वो कुछ सूत्र ऐसे बताएं आप, यदि कोई व्यक्ति इस तरह का ट्रेनर बनना चाहे, या दूसरा पक्ष है कि इस तरह की ट्रेनिंग को करके वो अपने व्यक्तित्व के जो अलग अलग पक्ष हैं
उनको विकसित कर सके, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी वो प्रेरणा का आधार क्या था? 80 के प्रारंभिक दशकों में मुझे कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला। इसके साथ ही साथ 1982 में मैंने जूनियर चेंबर ज्वाइन किया। जैसे आप जानते ही हैं कि जूनियर चेंबर युवाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर विशेष बल दिया जाता है। उस संस्थान में समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ करते थे। मैं नियमित रूप से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षकों को सुनना। 80 के प्रारंभिक दशकों में ही हमारे ही विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ जो प्रोफेसर्स थे, जिनका जुड़ाव प्रशिक्षण के क्षेत्र में था, मैंने उन्हें भी सुना। मुझे लगा कि यदि मैं प्रशिक्षण के क्षेत्र में आता हूं, तो इसका फायदा मुझे अपनी विश्वविद्यालय टीचिंग में भी मिल पाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों से जिस तरह से संवाद होता है और जिस तरह से प्रशिक्षण डिलीवर किए जाते हैं, वो बड़े ही लाइवली होते हैं और ये वन वे कम्युनिकेशन ना होकर टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो मुझे लगा कि मैं अगर प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाऊं, तो न केवल मेरी इस शौक को मैं पूरा कर पाऊंगा प्रशिक्षण देने के, लेकिन साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों के साथ ज्यादा न्याय कर पाऊंगा। मुझे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि क्योंकि एक शिक्षक अपने विषय में काफी ज्ञाता होता है, निरंतर उसे वो अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, तो उसका कहीं न कहीं फायदा प्रशिक्षणार्थियों को भी मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक शिक्षक एक अच्छा प्रशिक्षक बन सकता है और उसका फायदा प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त हो सकता है। अभी आपने पूछा कि एक अच्छा प्रशिक्षक बनने के लिए क्या-क्या आवश्यक है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप एक अच्छा प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, तो प्रशिक्षण के प्रति आपका बहुत अच्छा रुझान होना चाहिए। हो सकता है कि प्रशिक्षण से प्रारंभ में आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ ना हो, लेकिन प्रशिक्षण जब आप प्रदान करते हैं, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लगातार प्रशिक्षणार्थियों से संवाद होता है। प्रशिक्षण में व्याख्यान के अलावा अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में रुचि है, तो निश्चित तौर पर आपने एक सीढ़ी पार कर ली, आप एक अच्छे प्रशिक्षक भी बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रशिक्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए, अधिक से अधिक जानने की, कुछ ना कुछ नया करने की। सृजनात्मकता का संबंध बहुत कुछ प्रशिक्षण से है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे शिक्षण हो या प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में तो और अधिक आवश्यक है कि ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों के लिए मैं कहूंगा यहाँ पर कि हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक या पार्टिसिपेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता का आकलन करके यदि उसी प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं, तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्यादा प्रभावी होते हैं। यही बात हमारी विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी है कि यदि हमारे शिक्षक विद्यार्थियों की सही आवश्यकता को जान पाएं और इस तरह से शिक्षण प्रदान करें जिससे कि उनकी बात विद्यार्थियों को समझ में आ जाए और एक ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक अप्रोच लेकर अगर शिक्षण करते हैं, तो इसका बहुत अधिक फायदा मिलता है। कहने का मतलब यह है, शिक्षण और प्रशिक्षण के प्रति अभिरुचि, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच है, उसको अपनाने पर कोई भी शिक्षक अच्छा प्रशिक्षक बन सकता है। अनिल जी, आपने कुछ मूलभूत बातें कही एक प्रशिक्षणार्थी के लिए, प्रशिक्षक के लिए,
जिज्ञासा, सृजनात्मकता आदि। क्या कुछ ये गुण जन्मजात होते हैं, स्वाभाविक होते हैं? आपको क्या लगता है कि तैयारी और ट्रेनिंग से ये अर्जित किए जा सकते हैं? और किए जा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? निश्चित तौर पर सृजनात्मकता के संबंध में ये भ्रामक धारणा है कि सृजनात्मकता जन्मजात होती है। सृजनात्मकता आखिर है क्या? कुछ नया करने, कुछ अलग ढंग से करने की, कुछ प्रयोग करने की तीव्र इच्छा का होना। एक औसत व्यक्ति भी अति सृजनात्मक हो सकता है, यदि वो ठान ले कि मैं इस काम को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इस काम को कुछ अलग ढंग से कैसे कर सकता हूँ। तो यदि आप चाहें तो सृजनात्मक बन सकते हैं। यदि आप देखें उन लोगों को जिन्हें आप सृजनशील कहते हैं, हो सकता है कि कुछ गुण उनमें जन्मजात हों, लेकिन एक औसत व्यक्ति ने भी असाधारण कार्य किए हैं, केवल इसी आधार पर, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि वो कुछ नया करेंगे, कुछ अलग ढंग से करेंगे, कुछ अभिनव प्रयोग करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की चेष्टा करेंगे। तो इस नाते मैं कह सकता हूँ कि एक औसत शिक्षक भी बहुत अच्छा शिक्षण कर सकता है, बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे सकता है। वही बात है कि कुछ नया करने, कुछ अलग ढंग से करने की मन में इच्छा हो। आपने अब तक जीवन में बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो आयोजित किए हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में, वो कॉर्पोरेट की दुनिया से हैं, अकादमिक क्षेत्र से हैं। कभी कोई ऐसा रोचक अनुभव रहा हो, जिस पर आपने कुछ सोचने के लिए अवश्य किया हो, या अपनी कुछ प्लानिंग को परिवर्तित करने के लिए कुछ सोचा हो, या कहीं कोई प्रेरणा मिली हो? क्या इतने सालों के अनुभव से किस किस तरह का आप महसूस करते हैं उन अनुभवों के आधार पर? कोई ऐसा अनुभव हो तो सुनाएँ? जी। देखिए संजीव जी, ऐसे अनुभव हमें प्रशिक्षण के क्षेत्र में अक्सर मिलते हैं, होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के बाद प्रशिक्षणार्थियों ने मेरा नाम और टेलीफ़ोन नंबर लिया हो, और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि एक बिल्कुल अनजान प्रशिक्षणार्थी जिसको मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरा प्रशिक्षणार्थी रहा है। कभी-कभी ऐसे लोगों के जब मैं फ़ोन सुनता हूँ और जब मुझे ये कहते हैं कि साहब आपके उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमने भाग लिया था और उसके बाद मेरे व्यवहार में या मेरे कार्य में ये बड़ा तब्दील आई है और मैंने अपने आप में बहुत परिवर्तन महसूस किया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे-ऐसे प्रशिक्षणार्थी कभी-कभी मेरे पास आते हैं या फ़ोन आते हैं कई बार, जो कि 5 साल पूर्व, 7 साल पूर्व, 8 साल पूर्व मेरे किसी प्रोग्राम में प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने कौन-से वाले कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थी थे, लेकिन जिस तरह से वो उत्साह के साथ बात करते हैं और बताते हैं कि हमने बदलाव महसूस किया है, तो यही मुझे लगता है कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता का आधार है। यह तो संभव नहीं कि जिन प्रशिक्षणार्थियों ने आपके कार्यक्रम में भाग लिया हो, सब के सब बदल जाएँ, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। लेकिन यदि कुछ प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार को या कार्यप्रणाली को या उनकी मानसिक सोच को आप बदल पाते हैं, तो ये एक बहुत उल्लेखनीय सफलता होती है। या चलिए कभी-कभी अनिल, हमें इस प्रकार के भी कुछ फीडबैक मिलते हैं संस्थानों से कि आपके प्रशिक्षण के बाद हमारे प्रशिक्षणार्थियों में बदलाव आया है और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ऐसे ही एक प्रशिक्षणों की श्रृंखला हमारे संस्थान के लिए आप करें, तो हमें बड़ा संतोष मिलता है। एक प्रशिक्षक के लिए ये बहुत बड़े संतोष की बात है, जब उसे एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक उन संस्थानों से मिलता है, जहाँ उसने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं या उन प्रशिक्षणार्थियों से इस प्रकार का सकारात्मक फीडबैक मिलता है कि उनमें बदलाव आया है। तो ऐसे अवसर अक्सर आते हैं। कोई गुरु मंत्र देना चाहें आप हमारे ऑडियंस को? हमारे साथ अलग-अलग क्षेत्रों के बहुत सारे मित्र जुड़ते रहे हैं, जो कम्युनिकेशन टुडे के पाठक हैं, उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं। कोई ऐसा गुरु मंत्र उनके जीवन में, ताकि वो कहीं कोई आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें? अ, संजीव जी,
चाहे क्षेत्र प्रशिक्षण का हो या शिक्षण का हो, क्योंकि हमारे ऑडियंस में से बहुत सारे लोग शिक्षक होंगे और प्रशिक्षक बहुत कम लोग होंगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में भी हों, सबसे पहले तो अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपनी टीचिंग और अपने ट्रेनिंग को आप दिल से आप उसे चाहें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपकी जबरदस्त अभिरुचि होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग संयोग से टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं और कभी-कभी हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो कि चाहते थे और वास्तव में टीचिंग में आ गए। जो आपने चाहा वो आपने पाया, इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी रुचि थी, मैं शिक्षक बना। लेकिन जिन लोगों ने कुछ और सोचा था और वो शिक्षण के क्षेत्र में आ गए हैं और अब कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें भी ये चाहिए कि अब वो शिक्षण के क्षेत्र में अपनी रुचि पैदा करें। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में पारंगत तब तक नहीं हो सकते, जब तक कि उस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट पैदा ना हो जाए। और इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, लव योर वर्क एंड डू व्हाट यू लाइक द मोस्ट। क्योंकि हमारा प्रोफेशन टीचिंग है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट लविंग आवर टीचिंग प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन से आपका लगाव होता है, वहां आपको कार्यभार महसूस होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक वर्कलोड, बट इट बिकम्स वर्क नहीं अनिल जी, प्लेजर। हमारी ऑडियंस में केवल शिक्षक नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक व्यापक समुदाय के लिए, केवल शिक्षक से हमारा अर्थ नहीं है। तो बहुत मैं उसी संक्षेप में संदर्भ चलिए। में संजीव जी ये कहना हाँ, चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो व्यापक समुदाय है, आपकी ऑडियंस बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो जो जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन के प्रति जब तक लाइकिंग और इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति उस प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तो पहली आवश्यकता है कि डेवलप ए ग्रेट पैशन टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, व्हाटएवर यू आर टीचिंग एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज नो एक्सेप्शन टू इट। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि हमारा एक बड़ा वर्ग आपका टीचिंग और रिसर्च से जुड़ा हुआ है और संभवतः कुछ लोग मीडिया प्रोफेशनल्स भी आपकी ऑडियंस में हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसी भी फील्ड में हो, आज के दौर में ये बहुत आवश्यक है कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हों। केवल यही पर्याप्त नहीं है कि आपका अपने विषय पर अधिकार है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी बात को लोगों तक बहुत ही प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएं। और इसीलिए आज के दौर में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी संप्रेषण विधा को लगातार आप विकसित कीजिए। यदि अपनी बात को आप ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मेरा दावा है कि आप अपने प्रोफेशन में कई आगे बढ़ पाएंगे। तो अनिल अच्छा जी, कम्युनिकेटर होना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिज्ञासा, सृजनात्मकता, अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक संलिप्तता, ये यूं कहें कि अपने कार्य को किस प्रकार से हम एंजॉय कर सकते हैं, ये ऐसे कुछ मूलभूत चीजें हैं जो व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है, निरंतर उत्कर्ष और ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अनिल जी, विषय बहुत विस्तृत है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपके प्रशिक्षण के बहुत सारे एरियाज हैं, क्रिएटिविटी, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू लीड ए गुड लाइफ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विषय हैं। उन पर विस्तार से कभी बात करेंगे। आपने हमारा समय दिया और कुछ इस प्रकार के गुरु मंत्र दिए हमारे ऑडियंस को, जिसका अनुपालना करते हुए वो जीवन में कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, आपने आमंत्रित किया। आपका और हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।